नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नैना शांडिल्या। रुक करेंगे खबरों की ओर। हरियाणा में बिजली संकट के चलते लग रहे लंबे लंबे कतारों से लोग परेशान हैं। वही बता दें आपको कि भीषण गर्मी और ऊपर से बिजली गुल होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि सरकार कह रही है कि वह बहुत जल्द लोगों को इस समस्या से निजात दिलाएगी, लेकिन बिजली के बहाने ही सही कांग्रेस को सरकार को घेरने का मौका मिल गया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। गर्मी के मौसम में बिजली की बढ़ती मांग के बीच कोयले की कमी ने सियासत का माहौल और गर्म कर दिया है। कोयले की कमी मुद्दा बनी तो कांग्रेस को बीजेपी सरकार पर हमला करने का मौका मिल गया। भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पर हरियाणा में, ये तो हर जो उसमें देखे हैं। भ्रष्टाचार की तो सारी ही सीमाएं लांघ चुके। बिजली की तो किल्लत हरियाणा में तो होने का सवाल ही पैदा नहीं था। लेकिन जो अपनी इनकी थर्मल प्लांट हैं, चाहे खेदर का है चाहे कोई है, वो 14 महीने से चला ही नहीं इन्होंने। देश में कोयले की कमी के मसले ने एक बार फिर से तूल इसलिए पकड़ा क्योंकि मीडिया में आई कुछ खबरों में कहा गया कि देश में पावर प्लांट्स में कोयले की भारी कमी हो गई है, जिसके कारण आने वाले दिनों में बिजली की कमी का सामना करना पड़ सकता है। ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन यानी कि AIPEF की तरफ से बताया गया कि देश भर में थर्मल पावर प्लांट्स कोयले की कमी से जूझ रहे हैं, जिससे देश में बिजली संकट का खतरा मंडराने लगा है। फेडरेशन की तरफ से जारी बयान के मुताबिक देश में 12 राज्यों के थर्मल पावर प्लांट कोयले की कमी से जूझ रहे हैं। इन प्लांट्स में औसतन 8 दिन की जरूरत का कोयला ही बचा है। जानकारी के मुताबिक हरियाणा में भी कोयले की कमी के कारण 3 से 8.7% तक बिजली कटौती करनी पड़ रही है। हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से प्रदेशवासियों को भरोसा दिलाया गया है कि 1-2 दिन में समस्या का समाधान हो जाएगा। वैसे तो हर साल होती है, सब प्रांतों में होती है, यहाँ भी थोड़ी शुरू हुई है। अडानी का एक डिस्प्यूट है, मैंने स्वयं कल बात की है अडानी से, तो 22 को या 23 को उनका मीटिंग होने वाली है। तो थोड़ा बातचीत करने के बाद लगा है कि जल्दी उसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि शॉर्टेज के जब दिन होते हैं तो पावर कंपनी जो है खुले में बिजली बेचना शुरू करते हैं, बहुत महंगी बिकती है उनकी, और जब स्पेयर होती है उसमें सस्ती भी लेते हैं हम। लेकिन आजकल चूँकि महंगी का समय है तो छोटे मोटे झगड़े करने के बाद कैसे डिस्प्यूट खड़े किए जाए, ये पावर कंपनी सरकारों के साथ करती है। लेकिन मुझे लगा है कल जो मेरी बातचीत हुई टेलीफोन पर कि एमिकेबली 1-2 दिन के बाद ये बात। दरअसल एक अनुमान के मुताबिक राज्य में हर रोज औसतन 8000 मेगावाट बिजली की मांग है, जबकि सरकार के पास अपनी उपलब्धता 6500 मेगावाट बिजली की है। अडानी और टाटा ग्रुप से राज्य को बिजली नहीं मिल रही है। नतीजतन सरकार को पावर एक्सचेंज से महंगी दरों पर बिजली खरीदकर लोगों की जरूरत को पूरा करना पड़ रहा है। प्रदेश के बिजली संयंत्रों में 8 से 10 दिन का कोयला बचा है और रोज 12 से 14 रैक की जरूरत है। हालांकि ये पहली बार नहीं है। इससे पहले पिछले साल अक्टूबर-नवंबर में भी देश के बिजली घरों में भी कोयले की कमी के मुद्दे ने काफी सुर्खियां बटोरी थी। उस वक्त भी ऐसी खबरें आई थी कि देश के बिजली घरों में कुछ ही दिनों की जरूरत का कोयला बचा है, लेकिन फिर किसी तरह संकट टल गया था। अब कुछ महीनों के भीतर एक बार फिर से वैसे ही हालात पैदा होने की वजह से विपक्ष को सरकार की तरफ से कोयले की सप्लाई का प्रबंधन ठीक से न किए जाने का आरोप लगाने का मौका मिल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। भिवानी में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक का आयोजन हुआ। ये बैठक भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद धर्मवीर सिंह और हिसार लोकसभा के सांसद विजेंद्र सिंह की अध्यक्षता में की गई। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि लोग प्रतिदिन नगर परिषद मामले में कार्यवाही को लेकर प्रदर्शन करते हैं। ऐसे में सारी जांच यानी कि 5 वर्ष में नगर परिषद ने जो भी खर्च किया सभी की जांच हो और जांच भी स्टेट विजिलेंस करे। इस बात के आदेश भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद ने दिए। उन्होंने कहा कि सारे मामले की जांच होगी और क्यों ना जो भी खर्च आए उन सबकी जांच की जाएगी। निगरानी
समिति दल की बैठक हुई, जहां बैठक में कई अध्यक्ष भी मौजूद रहे। के बाद हम पिछले कामों का भी रिव्यू करते हैं और भविष्य में भी क्या रूपरेखा तैयार होगी किस विभाग को, क्योंकि भारत सरकार प्रदेश की सरकार को तकरीबन कुछ एक विभागों में तो 40% से भी ज्यादा पैसा देता है, कुछ एक में ज्यादा पैसा देता है। और माननीय प्रधानमंत्री जब से मोदी जी ने ये कुर्सी संभाली है, बजट का बड़ा हिस्सा प्रदेशों को दिया जाता है, चाहे वो हेल्थ हो, एजुकेशन हो, कनेक्टिविटी के नाम से रोड की बात हो, PRI का पैसा हो, चाहे वो गांव के विकास के ऊपर जनसंख्या के आधार पर पैसा जाता है, शहर में भी जनसंख्या के आधार पर पैसा जाता है, उन सब का रिव्यू करना पड़ता है। हाँ, एक चीज़ अलग से आज उभर के आई है, जब MP साहब ने ये ऑब्जेक्शन उठा के 7 महीने पहले की जो कार्रवाई है, जो हमने ATR होती है वो अभी तक तैयार नहीं थी, तो अभी डी साहब की ओर हमने कहा है कि क्योंकि उस वक्त भी एक फैसला हुआ था कि जो आज शहर में चर्चाएं चल रही हैं, कई प्रकार के रोज प्रदर्शन होते हैं, तो हमने 7 महीने पहले भी आदेश दिया था कि इस प्रकार की इंक्वायरी आप ऊपर करवाओ, और वो कहीं ना कहीं वो इंक्वायरी नहीं करी गई, इसलिए दोबारा से आदेश दिया है कि उसकी इंक्वायरी स्टेट विजिलेंस से करवाओ, चाहे वो किसी प्रकार के काम हो पिछले 5 साल के। पलवल में आजादी के अमृत के अंतर्गत डॉक्टर BR अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय में बता दें आपको कि जिला स्तरीय हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम के तहत हेल्थ मेले का आयोजन किया गया। बता दें आपको कि इस मेले का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने किया। वहीं इस मौके पर पलवल विधायक दीपक मंगला, होडल विधायक जगदीश नायर, सिविल सर्जन भी यहां मौजूद रहे। राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने नेशनल मोबाइल मेडिकल यूनिट वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने मेले में लगे स्टॉल का अवलोकन भी किया और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लोगों को दी जा रही सुविधाओं का भी उन्होंने जायजा लिया। भारत सरकार के जो 4 साल पूरे हुए आयुष्मान भारत योजना के उस वर्षगांठ के इस अवसर पर ये मेला लगाया गया, स्वास्थ्य मेला। इसके अंदर सभी लोग जो आयुष्मान भारत के बेनिफिशियरी हैं उन्हें कार्ड बनाकर दिया जा रहा है। स्वास्थ्य के सभी स्पेशलिस्ट इसके अंदर उपलब्ध हैं। होलिस्टिक तौर पर ये मेला लगाया जा रहा है और लोगों के अंदर इसको देखकर एक जोश देखने को ही बनता है। और पलवल में जो हेल्थ मेला लगा हुआ है उसमें आकर के मैंने अपना आयुष्मान कार्ड बनाया है, जिससे मुझे सरकार की सुविधाओं का लाभ मिल सके, और ये मेला गांव में भी लगना चाहिए जिससे कि लोग इसका लाभ उठा सके। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के जन्म दिवस पर लोगों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर जी त्याग, संयम और बलिदान के उदाहरण थे, जिनके नक्शे कदम पर हम सबको चलना चाहिए और आने वाले समय में उनके आशीर्वाद से पंजाब एक बार फिर से नया पंजाब बनकर उभरेगा। बहादुर तेग जी की 401वां वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हिंद दी चादर श्री गुरु तेग बहादुर। श्री गुरु तेग बहादुर जी का अज प्रकाश पुरब है। पूरी दुनिया दे विच संगतां प्रकाश पुरब मना रही ने। इस मौके ते असीं गुरु साहब नूं कोटन कोट प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। श्री गुरु तेग बहादुर जी का जन्म। भ्रष्टाचार के विरोध में सुर्खियों में बने रहने वाले IAS ऑफिसर अशोक खेमका पर इस बार खुद भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। खेमका पर आरोप हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के MD संजीव वर्मा ने लगाए हैं। संजीव वर्मा का आरोप है कि 2010 में जब अशोक खेमका HWC के MD के पद पर तैनात थे, तब उन्होंने प्रथम श्रेणी के 2 अधिकारियों की गलत ढंग से नियुक्ति की थी। एक तरफ जहां संजीव वर्मा ने खेमका पर आरोप लगाए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वर्मा ने उन दोनों अधिकारियों को भी निलंबित करने की सिफारिश कर दी है, जिन्हें अशोक खेमका ने भर्ती किया था। हालांकि अभी पुलिस अशोक खेमका पर FIR को लेकर असमंजस की स्थिति में है। चंडीगढ़ में IAS अशोक खेमका पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। बता दें आपको कि HWC के MD संजीव वर्मा ने ये आरोप लगाए हैं। 2010 में HWC के MD थे अशोक खेमका, और जिनके रहते 2 गलत ढंग से नियुक्ति की गई थी, जिसको लेकर बता दें आपको कि खबर जुलाना से है, जहां क्षेत्र के रोहतक रोड पर जलेबी चौक के नजदीक एक पंजाब रोडवेज बस और छोटा हाथी के बीच टक्कर हुई, जिसमें छोटा हाथी में ले जा रही भैंस की मौत हो गई। वहीं परिजनों ने बताया कि
चालक परवीन हथवाला गांव का रहने वाला है और ये पौली गांव से भैंस लेकर जुलाना की तरफ जा रहा था। जैसे ही जलेबी चौक के पास पहुंचा तो सामने से आ रही पंजाब रोडवेज की बस के साथ उसकी भिड़ंत हो गई, जिसमें छोटा हाथी चालक प्रवीण और उसमें ले जा रही भैंस की मौके पर ही मौत हो गई। राहगीरों ने इसकी सूचना परिजनों और पुलिस को दी, जिसके बाद जुलाना पुलिस मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई में जुट गई है। ये पंजाब रोडवेज की बस है, ये जींद से आ रही थी, रोहतक जा रही है। आगे से इस साइड से पौड़ी गाजरगढ़ की साइड से टाटा स्पोर्ट थी, इसमें एक बंदा आगे बैठा हुआ था और उस टाइम और स्पोर्ट उसकी मृत्यु हुई है और आगे 174 कार्रवाई और उनको मदद करने के लिए निकाला है। बता दें आपको कि सिरसा में ब्राह्मण समाज के एक 10वीं कक्षा के विद्यार्थी को माथे पर तिलक लगाने के चलते उसे प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है। मामले के अनुसार सिरसा के एक स्कूल में विद्यार्थी पिछले 12 सालों से पढ़ रहा है। वही 10वीं कक्षा में पढ़ने वाला छात्र ने मानसिक तौर पर प्रताड़ित होने के बाद अपने परिजनों को पूरा मामला बताया, जिसके बाद विद्यार्थी के परिजन सभी ब्राह्मण समाज को लेकर स्कूल में एकत्रित हुए और आरोपी टीचर के खिलाफ नारेबाजी कर रोष जाहिर किया। इसमें ऐसा हुआ जी, मैंने अपनी तरफ से मेरा कोई किसी को नुकसान पहुंचाने का, किसी की फीलिंग को हर्ट करने का ऐसा कोई इश्यू नहीं था। फिर भी अगर इस बात से किसी को बुरा लगा है तो मैं इसके लिए सॉरी फील करता हूँ। मेरा बेटा अंतरिक्ष पिछले 12 साल से महाराजा अग्रसेन स्कूल में पढ़ता है जी। मैं महाराजा अग्रसेन स्कूल की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं भी इसका विद्यार्थी रहा हूँ सर। और पिछले 2 दिनों से मेरे बेटे के साथ यहाँ के कृष्ण बेनीवाल इंग्लिश के जो टीचर हैं वो मिसबिहेव करते हैं। मेरे बेटे को बोला गया कि आप तिलक लगा कर क्यों आते हो, आप ये फंड क्यों करते हो, आप लोगों ने आडंबर फैलाया हुआ है। मेरे बेटे ने कहा सर ये तो हमारा धर्म है। उन्होंने कहा कि ये कौन सा धर्म है। फिर मेरे बेटे ने कहा अगर सर कोई सिख पगड़ी पहन कर आएगा तो क्या आप उसका अपमान करोगे। उस अध्यापक ने कहा कि उनका जो धर्म है तुम्हारा क्या धर्म है। कल फिर मेरा बेटा तिलक लगा कर गया, फिर उसको इंसल्ट किया गया। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, आज से 4 दिन पहले मैं पूरी फीस के साथ मेरे बेटे का एडमिशन करवा कर गया, 28,500 रुपए मेरे से लिए गए। क्या उन्होंने उस समय मेरे को बताया कि आज के बाद आपके बेटा तिलक लगा के नहीं आएगा, आप सनातन धर्म को छोड़ दो। इस तरह की बातें हमें क्यों नहीं बताई गई ताकि हम हमारे बेटे की टीसी कटवा कर किसी और स्कूल में ले जाते। ये मेरे बेटे का सवाल नहीं है सर, ये समस्त सनातन धर्मियों का सवाल है। मैं परसों स्कूल गया तिलक लगा के, 10 साल से जा रहा हूँ। परसों सर ने मुझे खड़ा करके कहा कि तिलक मिटा के आओ। पहले दिन मैं घबरा गया, मेरा तिलक मिटवा दिया गया वाटर कूलर पर। मैं फिर कल गया तिलक लगाकर, मास्टर ने कहा कि मिटा के आओ। मैंने कहा सर मैं नहीं मिटा सकता, तिलक धर्म है हमारा। सर ने कहा पंडित हो, मैं कहा जी पंडित है बिल्कुल, तो ये आप नहीं लगा सकते तिलक, मेरी क्लास में बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। पंडित मैं भी हूँ, खुद बेनीवाल और कह रहा मैं भी पंडित हूँ, ये सभी पंडित हैं। क्लास में हंसी कर दी पंडितों के बारे में और कहा कि तिलक मिटा के आओ। मुझे क्लास से बाहर कर दिया, कहा कि अगर कल लगा के आई ये तिलक तो मैं क्लास में नहीं पढ़ने दूँ। रेवाड़ी नगर परिषद के जरिए होने वाले विकास कार्यों की निगरानी के लिए नियुक्त मॉनिटरिंग सदस्यों के विरोध में एक बार फिर वार्ड पार्षद लामबंद हो गए हैं। बता दें आपको कि गुरुवार को शहर के ज्यादातर पार्षदों ने गढ़ी बॉलनी रोड स्थित डीएमसी ऑफिस के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। करीब 1 घंटे चले प्रदर्शन के बाद पार्षद वापस लौट गए। इससे पहले डीएमसी की तरफ से ली जाने वाली एक बैठक में इस तरह का विरोध देखने को मिला था। मॉनिटरिंग सदस्यों की नियुक्ति को लेकर बता दें आपको कि वार्ड पार्षद शुरू से ही विरोध में है। करीब 1.5 महीने पहले हुई नगर परिषद हाउस की मीटिंग में भी इनकी नियुक्ति रद्द करने को लेकर प्रस्ताव पास किया गया था। भाजपा ने नहीं किया। पहली बात आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर भाजपा ने गठन किया होता मॉनिटरिंग कमेटी का, तो मॉनिटरिंग कमेटी पूरे हरियाणा के हर जिले में होती। गोगिया साहब जहां गए हैं अपने निजी स्वार्थों को, अपने निजी लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए उन्होंने मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया और उस मॉनिटरिंग कमेटी में अपने लोगों को उन्होंने डाला है। मॉनिटरिंग कमेटी कहती है कि मैंने 32 फाइलों पर साइन किए हैं। 32 फाइलों में जो उन्होंने साइन किए हैं वो सारे के सारे फाइल जो टेंडर है वो माइनस के टेंडर है। माइनस का टेंडर होने के कारण भ्रष्टाचार है, रोडियां निकल रही है हर वार्ड में। राजेंद्र जी के वार्ड में एक बार का पूरा कंट्रोल है। माननीय हमारे यहाँ के जो सांसद है राव इंद्रजीत सिंह जी,
हम उनसे 14 तारीख को सभी पार्षद हम लोग मिले थे। उन्होंने एक आवाज में कहा कि मॉनिटरिंग कमेटी को हम बर्खास्त कराएंगे। मैं पहले तो ये बताना चाहूंगा कि सरकार हमारी बहुत कमजोर और सोई हुई है, क्योंकि जब जनप्रतिनिधि अपनी आवाज डीएमसी साहब के पास आ रहे हैं, डीएमसी साहब कह रहे हैं मेरे हाथ में नहीं है। किसके हाथ में है? सरकार के हाथ में, डीएमसी के हाथ में। क्या हो रहा है? ये भ्रष्टाचार हो रहा है, बुरा हाल हो रहा है। हम पार्षद क्या करें? हम चाहते हैं शहर का विकास हो, मॉनिटरिंग कमेटी को भंग किया जाए। ये मॉनिटरिंग कमेटी के कारण भ्रष्टाचार हो रहा है, इस भ्रष्टाचार को रोका जाए। रेवाड़ी की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। पूरे हरियाणा के अंदर मॉनिटरिंग कमेटी नहीं है, और जहाँ भी हमारे जनाब साहब गए हैं वहाँ मॉनिटरिंग कमेटी बनाई, बाकी हरियाणा में कहीं भी नहीं है। ये जो बनाए गए हैं, ना तो ये कोई इंजीनियर है, अब इनके साइन करवा ली जाते हैं। कुल मिला के मैं ये बात बताता हूँ, मैं लंबी चौड़ी बात करता नहीं, ये सिर्फ करप्शन का अड्डा है। कोई विपक्ष नहीं, कोई सत्ता पक्ष नहीं, यहाँ सब हम पार्षद बिरादरी से हैं। और जो रेवाड़ी में भ्रष्टाचार के खिलाफ रेवाड़ी की जनता आज इतनी दुखी हो चुकी है। जब से डीएमसी गोगिया जी से पहले भी रेवाड़ी में डीएमसी थे, परंतु ऐसी मॉनिटरिंग कमेटी आज तक किसी ने नहीं बनाई। और हमारे पार्षदों के ऊपर इन्होंने जो मॉनिटरिंग कमेटी जो हमारे ऊपर थोपी है, तो कहीं ना कहीं आप लोग कमेटी से हमें दिक्कत ये है कि जो मॉनिटरिंग कमेटी के बनाए, तो मैं तो आपके माध्यम से ये जानना चाहता हूँ, रेवाड़ी की जनता एज ए उसमें इन्होंने दिखाया कि सोशल वर्कर होना। मुझे आप बता दिए कौन सा सोशल वर्कर है, और पार्षदों से बढ़कर कौन सोशल वर्कर हो। ग्रामीण क्षेत्र में बिजली आपूर्ति में कमी से परेशान बाढरा क्षेत्र के 6 गांवों के हजारों उपभोक्ताओं ने काकरडौली सरदारा नजदीक बिजली घर पर प्रदर्शन किया और बिजली अधिकारियों के समय पर न पहुंचने पर बाढरा से भिवानी रोड पर जाम भी लगाया। इससे दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। इसी दौरान मौके पर पहुंचे एसडीओ और थाना प्रभारी ने पहुंचकर स्थिति संभाली। वहीं बता दें आपको, बिजली कटौती से ग्रामीण लगातार परेशान है और ऐसे में आज उन्होंने बिजली घर पर जमकर प्रदर्शन किया, जहां प्रदर्शन के दौरान रोड भी जाम कर दिया। सप्लाई कट होती है, इसलिए रोड जाम हुआ है। लोगों ने सप्लाई ना मिलने के कारण लोगों ने अपना आक्रोश आज जाहिर किया। 6 गांव के किसान आज इकट्ठे हुए हैं और इकट्ठे होने का कारण ये है कि अघोषित बिजली कट लग रहे हैं। रात को कोई बिजली की कोई सप्लाई नहीं है, दिन में कोई सप्लाई नहीं है, और किसान आज कपास की सिंचाई के लिए जो परेशान हो रहे हैं, और दूसरी तरफ बच्चे जो परीक्षा के लिए रात को तैयारी कर रहे हैं, उसकी हमें परेशानी हो रही है। इसके लिए आज हम काकड़ोली सरदारा के पावर हाउस पे इकट्ठे हुए हैं। पिछले 6 महीने से सोडा गांव में गैस पाइपलाइन टूटी होने की वजह से ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लोगों का कहना है कि इससे गांव में गंदा पानी सप्लाई हो रहा है और पिछले करीब 1 साल से वह इस समस्या का सामना भी कर रहे हैं। वहीं उन्होंने इसे लेकर गृह मंत्री अनिल विज के पास भी इसकी शिकायत करी, लेकिन इसके बावजूद भी समस्या का निपटारा नहीं किया गया। और इस रोड के ऊपर जौन सी ये गैस पाइपलाइन बिछ रही है, इन्होंने इतना बुरा हाल किया हुआ है कि भी घरों के अंदर गंदा पानी, सीवरेज का पानी मिक्स होकर आ रहा है, और ये कोई सिस्टम नहीं है काम करने का। कोई इंजीनियर नहीं है, यहाँ पर अनपढ़ लगाए हुए हैं, सब सिर्फ खाने पीने के चक्कर में लगे हुए हैं और कोई नहीं है। यहाँ पे बिजली वाले महकमा यहाँ होना चाहिए था, यहाँ वाटर सप्लाई महकमा होना चाहिए था, यहाँ फोन लाइन महकमा होना चाहिए था। जब इनको ऑर्डर मिलना चाहिए कि ये पाइपलाइन यहाँ से ठीक की जाए, यहाँ पे अंडरग्राउंड की जाए। यहाँ पे ब्लास्ट होते हैं, ये सारे तारे ढीले हो के ब्लास्ट होते हैं, कौन जिम्मेवार है इसका? पाइपलाइन वाले आते हैं, वो अपना खोद खुदाई करके चले जाते हैं, और आते हैं वो अपना खोद खुदाई करके चले जाते हैं। कोई सिस्टम नहीं है मैडम। सिरसा में मौजगढ़ गांव के पास एक कार में भाखड़ नहर में गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है। वहीं नहर में गिरी कार को देखकर गांव वालों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जहां सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों की मदद से कार को बाहर निकाला और शव को कब्जे में ले लिया, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए समान अस्पताल डबवाली में शव को रखवाया गया। ये जी सुबह सूचना मिली थी, भाखड़ा नहर में एक गाड़ी इस तरह करके गाड़ी खड़ी है, जो सूचना पाकर हम मौके पर पहुंचे और गांव वालों की सहायता से गाड़ी को बाहर निकाला गया। 2 डेड बॉडी थी, उनको बाहर निकाला गया, सरकारी अस्पताल सिरसा पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और जो भी आगामी कार्रवाई होगी।
सिरसा में बता दें आपको कि नहर में कार गिरी, जहां लोगों की मदद से कार में सवार युवक की शव को भी बरामद किया गया, जहां फिलहाल पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। सरकार की ओर से की 12 वियर पर गेट लगवाने की घोषणा यदि सच साबित हुई तो शहर में कुछ वर्षों बाद पानी की समस्या का समाधान हो सकता है। जल आंदोलन करने वाले राजेश कृष्ण सिद्ध ने बताया कि पहली बार 27 मई 2014 को 12 वियर से भरतपुर और अलवर में विभाजित होने वाले पानी के मामले को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा था। वहीं इस मामले में तत्कालीन कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने एक कमेटी के गठन की बात कही है। अब सरकार ने रूपारेल नदी पर 12 वियर के पास गेट लगवाने की घोषणा कर दी है ताकि जयसमंद बांध में रूपारेल नदी का पानी आ सके और शहर का भूजल रिचार्ज हो। के लिए जो आवश्यक पानी है उसका मिसयूज दूसरी तरफ हो रहा है। वो पानी बह करके नदियों, जो नालों और नलियों में जा रहा है, खानों में जा रहा है, कोई कपड़े उसमें जा रहा है, इंडस्ट्रीज के लिए उपयोग हो रहा है, वो ना हो करके वो एसटीपी प्लांट के पानी का उपयोग हो न की, और पेयजल का पानी केवल पीने के काम आए तो निश्चित रूप से अलवर के लिए पानी की कोई किल्लत नहीं है। लेकिन पेयजल के पानी का जब दुरुपयोग होता है वो निश्चित रूप से हमारे लिए सोचने का प्रश्न है। खबर अलवर से है, जहां जिला कलेक्टर शिव प्रसादन नकात एक्शन मोड पे नजर आ रहे हैं। बता दें आपको कि जिला कलेक्टर ने कलेक्ट्रेट का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई कर्मचारी और अधिकारी गायब मिले, जिसके बाद जिला कलेक्टर ने भी सभी लापरवाह अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, इसकी बात कही। साथ ही कलेक्टर ने कुछ लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट जारी करने का भी आदेश दिया, तो वही कुछ के खिलाफ नोटिस जारी करने की भी उन्होंने बात कही। अपने कलेक्टर ऑफिस का आज निरीक्षण किया है, एक बार समझ ले कि कहाँ पे कौन कौन से विभाग बैठ रहे, कैसे काम कर रहे हैं। तो कर्मचारियों को ये स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि समय पे ऑफिस आए और उनकी टेबल पे जो कार्य है उसको तेज गति से उसका निस्तारण करें, बिना स्वीकृति के, बिना परमिशन के कोई अपसेंट नहीं रहे या अपनी टेबल नहीं छोड़े, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बीकानेर यूनिवर्सिटी के छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर कॉलेज में प्रदर्शन किया। इस दौरान कुलपति पर हठ धर्मिता के आरोप भी लगाए। वहीं छात्रों का कहना है कि पिछले साल मई में विश्वविद्यालय के कुलपति अमरीश शरण ने चार्ज लिया था, जिसके बाद कुलपति ने 7वें सेमेस्टर की परीक्षाएं भी आयोजित करवाई है। वही बता दें आपको कि छात्रों के लिए हर छोटे से छोटे कार्य के लिए जूझना पड़ रहा है, जहां तक कि पीने की पानी की व्यवस्था भी सुचारू रूप से नहीं है। वही छात्रों की मांग है कि पहले, दूसरे, तीसरे और 5वें सेमेस्टर की मेन और बैंक की परीक्षाएं 31 मई तक ऑनलाइन हो या फिर छात्रों को प्रमोट किया जाए। अब उसका क्या इन्फ्लुएंस होगा उसमें पेपर सेट करने में, सिलेबस बढ़ाने में। इसीलिए आप देख रहे हैं जो फर्स्ट ईयर के लड़के हैं उनका आप सिलेबस उठा के देखो। खबर पाली से है, जहां दीनदयाल अंत्योदय मेला योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत स्वरोजगार घटक के अंतर्गत नगर परिषद टाउन हॉल में एनयूएलएम प्रभारी अधिकारी सुखराम चौधरी की अध्यक्षता में ऋण आवेदनकर्ताओं के साक्षात्कार का आयोजन रखा गया। बता दें आपको कि जिसके अंतर्गत कुल 78 आवेदनकर्ताओं को आमंत्रित किया गया था। देवेंद्र सिंह राणौत ने बताया कि 50 आवेदनकर्ता मौजूद रहे, जिसके साक्षात्कार टास्क फोर्स कमेटी ने लिया। वहीं लालसोट में मंडावरी थाना पुलिस अधीक्षक राजकुमार गुप्ता ने अपना कार्यभार संभालने के बाद प्रदेश के चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा के गृह निवास थाने का औचक निरीक्षण किया। वहीं थाने में प्रवेश के बाद पुलिस जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। वहीं बता दें आपको कि इस दौरान पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी में
संपर्क सभा का आयोजन किया गया। वहीं पुलिस अधीक्षक ने कानून व्यवस्था और पुलिस की प्राथमिकताएं समेत अनेक बिंदुओं पर चर्चा करके अपराधियों में डर और आमजन में विश्वास के साथ पुलिस की कार्यप्रणाली का पालन करते हुए आवश्यक सुधार के लिए पूरे स्टाफ को दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर पुलिस के आलाधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हर खबर।